अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोरोना की सूरत हाल जो है उससे आप सारे बखूब वाकिफ़ हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वैक्सीनाइजेशन जो है उसका अमल शुरू हो चुका है। हर दुनिया मालिक जो हैं अपने लोगों को कोरोना वैक्सीन जो है वो लगा रहे हैं। जिन मालिक के पास कोरोना वैक्सीन दरियाफ्त नहीं की या उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई या उन्होंने अपनी डेवलप नहीं की, वो अमीर मालिक से ख़रीद रहे हैं और लोगों को लगवा रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान में 2021 तक 1,46,00,000 वैक्सीन की खुराकें जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब लोगों को लगाई जाएंगी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने 15 से 16 करोड़ डॉलर जो है वो मुख्तस किए हैं। लेकिन फिर भी आज चूँकि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ तो हमें SOPs के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जब घर से बाहर निकलें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ताकि आप अपने आप को और अपने अहले खाना को कोरोना जैसी वबा से महफूज कर सकें। जी, तो मेरे पास कुछ अच्छी खबरें हैं, बुरी खबरें तो आपको पता है कि पिछले 1 महीने से बल्कि हर आए नए दिन के साथ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज़ और इकनॉमिक इश्यूज़ जो हैं वो नए से नए बाहर आ रहे हैं। बहरहाल जो मैंने आपसे बात की थी और अक्सर बात करता आ रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इन्फ्लेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट पिछले 2.5 साल से लोगों को किसी किस्म की जो सब्सिडी है वो नहीं दे सकी है। इसको हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि लोगों की ज़िंदगी जो है, लिविंग कास्ट जो है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट के हाथ से शायद चीज़ें निकल चुकी हैं। तो पिछले 2.5 सालों में मैंने तो नहीं देखा कि गवर्नमेंट के किसी एक्ट की वजह से लोगों की ज़िंदगी जो है, लोगों की लिविंग कास्ट जो है वो डाउन आए। हाँ, टू सम एक्सटेंट अगर तेल की कीमतें कुछ हद तक कम की हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कीमतें बढ़ के वहीं पे वापस आ रही हैं। तो आपको पता है कि तेल एक ऐसी चीज़ है कि इसके बढ़ने से तकरीबन आपकी इकॉनमी का हर शोबा जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो लिविंग कास्ट हो, चाहे वो प्रोडक्शन कास्ट हो। तो हर चीज़ जो है तेल की कीमतों के बढ़ने से इफेक्ट होती है। और डे बाई डे अब देखें कि फ्यूल एडजस्टमेंट की फॉर्म में जो बिजली की कीमतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, और ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से लिविंग कास्ट लोगों की महंगी डे बाई डे होती जा रही है। लोगों की पहुंच से चीनी बाहर हो रही है, लोगों की पहुंच से आटा बाहर हो रहा है, लोगों की पहुंच से रोटी बाहर हो रही है, लोगों की पहुंच से घरों के जो रेंट हैं वो बाहर हो रहे हैं। तो मुझे बताएं फिर कि हमें कौन सा ऐसा इंसेंटिव है जो इस गवर्नमेंट की वजह से मिल रहा है। ज़ाहिर सी बात है, पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया जैसे उनको करना चाहिए था। तो मेरा जो हदफ है वो ये गवर्नमेंट नहीं है, हर वो प्राइम मिनिस्टर या हर वो गवर्नमेंट जो अच्छा काम कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए उन्होंने काम नहीं किए। तो मेरे ख्याल में सारे ही कसूरवार हैं। तो जो अच्छी खबरों में से एक खबर हमारे पास ये है कि पाकिस्तान में, जैसे हमने पहले कहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बेसिकली, हमारा एक और इशू कैपेसिटी का भी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर 2 अरब डॉलर से ज़्यादा FDI जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो लेकिन अभी तक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें चीनी जो सरमायाकार हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है, अगर देखा जाए वो रेशो निकाली जाए तो तकरीबन वो टॉप पे है। इसका आम ज़बान में हम बात इस तरह कर सकते हैं कि चीनी सरमायाकार जो है उन्होंने पाकिस्तान का रुख कर लिया है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑफ कोर्स अगर इसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे या अच्छे तरीके से हमने पॉलिसी बनाई हुई हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, तो इससे हमें फ़ायदा तो ज़रूर होगा। लेकिन अगर हमने कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाई तो फिर मेरा ख्याल है कि इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान की कौम को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो चांदे कि मायूस कन खबरें हैं, उसमें से एक खबर सबसे पहले ये है कि मुल्की बरामदात में मुसलसल दूसरे माह कमी रिकॉर्ड हुई है। मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा महीना है जिसमें आपने इजाफा किया था। अगर आप पिछले 2 माह से देखें, आज से पीछे 15 दिन पहले चले अखबारों में पढ़ें तो उसमें कहा गया जी पाकिस्तान की बरामदात जो 10 अरब डॉलर तक हो गई और ये पिछले साल का रिकॉर्ड है। और मतलब कि कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है कि पहले खबर कहा जाता है कोई सेक्टर वो डेवलप हो रहा है, लेकिन 5, 7, 10 दिन बाद आप कहते हैं वो सेक्टर जो वो डिक्लाइन का शिकार हो गया है। तो खुदारा जो एक वैलिड खबर है या कोई वैलिड बनती है वो हमें दें। ये न्यूमेरिकल प्ले करने से मेरा नहीं ख्याल कि लोग अब इसमें इंटरेस्ट हैं। लोगों को तो सीधी सी बात है, 2-3 चीज़ें मैंने को बता दी हैं कि लोगों की लिविंग कास्ट जो है वो सस्ती होनी चाहिए, मतलब कि इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, जिससे लोगों का कुव्वत ख़रीद है वो बजाय के डे बाई डे कम होने के उसमें इजाफा होना चाहिए। दूसरा जो लोगों के सोर्स ऑफ इनकम है खुदारा उसके ऊपर तवज्जो दें आप। और ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप अपनी इकॉनमी को प्रोडक्शन साइड तक लेके जाएंगे, एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन पे लगाएं, इंडस्ट्री को प्रोडक्शन पे लगाएं, ज़ाहिर सी सर्विस सेक्टर जो है वो उसको भी प्रोडक्शन पे लगाएं, जिससे लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा और इससे लोगों के सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा होगा। और कभी भी लोग परेशान नहीं होते जब उनकी जेब में पैसा होता है, तो चीज़ महंगी वजह लोग खरीद लेते हैं। लेकिन अब जब उनकी जेब में पैसा ही नहीं है तो डे बाई डे महंगाई बढ़ने से सारी उनकी कुव्वत खरीद में तो कमी आएगी, जिससे लोगों में पैनिक पड़ेगा। और आपको पता है कि फ्रस्ट्रेशन शायद मैं समझता हूँ कि लोगों में अब पंपना शुरू हो गई है। ये आने वाले 4 से 6 माह बाद देखिए कि लोग जो हैं वो कहाँ से कहाँ, उनका जो मिजरी इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ फ्रस्ट्रेशन उनको लेके चले जाएगी। और सारी सूरत जो है ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट के लिए इतनी अच्छी शुनीद नहीं है।
उसके बाद अभी जो चूँकि हमने मुल्क भेज दिया $6 अरब में, बड़ा सस्ता मुल्क भेज दिया। और ये मैं दोबारा वो बात याद आ रही है कि जब कश्मीर के ऊपर हिस्ट्री को पढ़ें तो उसमें कहा कि जो जो, जो उस वक्त कश्मीर का बादशाह था, उसने कश्मीरी कौम बड़े सस्ते दामों में भेज दी। तो मेरे ख्याल में हमने मुल्क जो है $6 अरब के बदले भेज दिया। और उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 2025 तक हमें 44 जो आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको हमें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। देखें पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का सैलाब है, और जब ये भी 44 इदारे आपके प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो इनके जो मुलाजमीन हैं वो कहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि इससे रोज़गार जो है वो बढ़ने की बजाय रोज़गार कम होगा। इन 44 इदारों के बारे में जो रिपोर्ट में लिखा, बड़ी मज़े की बात लिखी हुई है, वो मैं थोड़ी साथ आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि जो तहकीकाती रिपोर्ट उसमें कहा गया कि 85 तजारती इदारों को भी शामिल किया गया है, और इसमें तकरीबन 7 शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखना यह है कि 2018-19 की तमाम रियासती मलकीती इदारों की आमदन जो थी वो 4 ट्रिलियन रुपए थी। 2018-19 की बात हो रही है, जबकि इनके असासों की मालियत जो थी, जिसको बुक वैल्यू कहते हैं, वो 19 ट्रिलियन रुपए थी। अलावा से ये अदारे 4.5 लाख से ज़ायद अफराद को रोज़गार भी फराहम कर रहे हैं, जो मजमूई अफरादी क़ुव्वत का तकरीबन 0.8% बनते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में तजारती इदारों को मजमूई तौर पर 143 बिलियन रुपए का खसारा हुआ है। ताहम रिपोर्ट में बताया गया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आखिरी साल के मुकाबले में खसारे में 50% कमी भी वाक़या हुई थी। तो इससे मैं क्या बात करूं, अब अगर बात करूंगा फिर हम लोग जो हैं वो राय देना शुरू हो जाते, पता नहीं ये पीटीआई को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी NA-75 डस्का में जो वोट मैंने दिया मैंने पीटीआई को दिया है। तो लेकिन जो कि वोट मैंने पीटीआई को दिया, तब मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता हूँ कि जो जिस पार्टी को मैंने वोट दिया है उस पार्टी अगर वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रही तो फिर क्रिटिसाइज़ करना मेरा हक बनता है। और शायद मेरे ख्याल में मेरे जो छोटे मोटे सजेशन है वो भी मेरा करना हक बनता है। तो इस वजह से आप देखें कि अगर उस गवर्नमेंट में 50% जो खसारे में कमी आ सकती है, तो अब कमी क्यों नहीं आ रही? कहाँ हैं वो आपके इम्पोर्टेड जो मिनिस्टर्स हैं जिनको आप लेके आए हैं? कहाँ हैं आपके वो इम्पोर्टेड एडवाइजर्स? क्या वो अपने इम्पोर्टेड नॉलेज से आपको आगाह नहीं करते, उसकी बेस के ऊपर आपको मशवरे नहीं देते कि आप इकानमी को राइट ट्रैक के ऊपर लेके आए हैं? लेकिन आप तो डेली का दावा करते हैं कि इकानमी पाकिस्तान की जो है बड़े राइट ट्रैक के ऊपर चल पड़ी, आने वाले चंद महीनों के अंदर शायद पता नहीं पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगे, हर बंदे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बंदा जो दूध की नहर बह रही है उसमें से अपने हिस्से का दूध ले सकता है। तो ये मेरे हमें लॉलीपॉप देना छोड़ें, प्रैक्टिकल जो है वो काम करना शुरू करें। और उसमें भी देखें कि आपको जो मैं बात बता रहा हूँ 2025 तक जो कि IMF का एजेंडा है और उसकी बेस के ऊपर हम चल रहे हैं, 44 इदारों को हमें प्राइवेटाइज करना होगा और उसकी तकरीबन हमें अरबों रुपए टैक्स की छूट भी देना पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कि जब ये होगा तो मुझे अब आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इससे ज़िंदगी जो है वो डे बाय डे महंगी होगी, क्योंकि ये जब सब्सिडी ख़त्म की जाएगी तो वो सब्सिडी उसके एवज जो है वो पैसे भी लोगों से वसूल किए जाएंगे नए टैक्स लगाने की फॉर्म में। तो आने वाले दिन जो है मेरे ख्याल में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, वो लोगों के लिए शायद ज़्यादा मुश्किल जो है वो होने जा रहे हैं। जैसे आपसे मैं कहता कि मुल्क हमने 6 अरब रुपए के एवज IMF को बेच दिया, क्योंकि हर जगह पे आपको IMF के लोग बैठे मिलेंगे। और उसमें देखें कि हम एक जो पीछे मेरे ख्याल में चंद सालों से जब से ये गवर्नमेंट तो 2.5 साल इसको हुए आए, लेकिन उससे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जा रही। देखें ये तो एक माइनर सा पार्ट है पूरी इकानमी का। इकानमी के अंदर और भी बहुत सारे शुबे हैं जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन एक मैं जो समझता हूँ इन्होंने जुल्म किया इस कौम के साथ कि करेंसी को अंधाधुंध जो वो डी वैल्यू किया है, और उसकी वजह से भी आपको पता है कि 2500 से 3000 अरब पाक रुपए का कर्जा जो डिवैल्यूशन से आपका हो गया था। तो डिवैल्यूशन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन डिवैल्यूशन करने से पहले आपको अपनी इकानमी का बैकग्राउंड, अपना सेटअप जो है वो उसके मुताबिक बेसिकली ढालना चाहिए। क्योंकि आप तो डिवैल्यूशन इसलिए करते हैं कि आपकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपकी एक्सपोर्ट जो है वो सस्ती हो, इम्पोर्ट्स महंगी हों। तो उस जब एक्सपोर्ट्स आपकी सस्ती होंगी तो उससे ये होगा कि लोग जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है उसकी इंटेंशन जो है आपके एक्सपोर्ट्स को परचेज करने के लिए बढ़ेगी। मतलब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपके एक्सपोर्ट्स का शेयर जो बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें आप देखें कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप अकेले बंदे नहीं हैं कि जो वहाँ जाकर अपनी चीज़ें बेचेंगे, वहाँ पे और बहुत सारे आपके कंपटीटर बैठे होंगे। तो इसलिए आपको डीवैल्यूएशन करने के बजाय इसके साथ साथ अपनी जो प्रोडक्ट्स थी या एक्सपोर्ट्स थी उसकी क्वालिटी के ऊपर भी आपको तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन वो तवज्जो नहीं दी। उस वजह से ही पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और दूसरी बात यह है कि डीवैल्यूएशन के होने की वजह से आपको पता है जब करेंसी आपकी कमज़ोर हो जाती है तो फिर इन्फ्लेशन इंपोर्ट भी होता है, उसकी वजह से भी क़ुव्वत ख़रीद के अंदर कमी आई। और आप फिर ये देखें जब डिवैल्यूएशन करेंसी हुई तो वो लोग जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने मतलब सौदे किए हुए हैं तो उनकी चीज़ें जो महंगी हों वो महंगी चीज़ें इंपोर्ट हुई पाकिस्तान के अंदर, उससे भी इन्फ्लेशन आपका आया। और आपको पता है जब करेंसी डिवैल्यू होती है तो मनी सप्लाई जो है, जाहिर सी बात है $1 के मुकाबले में ज़्यादा
रुपया आपको देना पड़ रहा है या ज़्यादा पाकिस्तानी करेंसी देनी पड़ रही है, तो मनी सप्लाई जो है वो भी अफेक्ट करेगी। और मनी सप्लाई का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन के साथ। ये मॉनेटरी इकनॉमिक्स के लोग जो हैं ये बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। और हमारे माशाल्लाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर साहब हैं वो भी बाहर से पढ़ के आए, मिस्र का तजर्बा है उनका। तो मेरा ख्याल है कि अब शायद वो अपने तजर्बे को पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं या यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जैसी मिस्र की इकानमी छोड़ के आए, शायद पाकिस्तान को भी ये उसी राह के ऊपर लेके आ रहे हैं और उसी तरह इसको बना देंगे। तो ये भी चीज़ें हमें देखनी चाहिए थी। अब ये था कि जो 44 अदारों को प्राइवेटाइज करें, उसमें तकरीबन 144 अरब पाक रुपीज़ का जो कहें सब्सिडी है या लोगों को जो मराहत हमने दी थी सब्सिडी की फॉर्म में, वो वापस ली जा रही हैं। और ये वो एजेंडा था IMF का जो बड़ी देर से वो जोर कर रहे थे कि ये पैकेज जो इसको इम्प्लीमेंट करें पाकिस्तानी इकानमी के ऊपर। और जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जब ये 140 अरब की सब्सिडी पाकिस्तानी अवाम से वापस ले ली जाएगी तो जाहिर सी बात है ये बोझ तो अवाम को पड़ेगा और अवाम अपनी जेब से ये पे करेंगे। तो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। जैसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इन्फ्लेशन है। तो हमें ये देखना है कि हमारी तकरीबन 35 से 40% आबादी जो है वो गरीब लोगों पर मुश्तमिल है। तो हमें देखना ये है, इस गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कैसे हम इन लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान कर सकते हैं, कैसे जो हमारी मिडिल क्लास है या हमारा जो सफ़ेद पोश तबका है उसकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ आखिर में मैं बताना चाहूँगा, 2008 से लेकर 2019 तक देखा जाए तो पाकिस्तान 3 दफ़ा जो ग्रे लिस्ट में गया है, और अब तो खैर कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और आपको पता है 3 दफ़ा ग्रे लिस्ट में जाने की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 38 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसमें ना मुस्लिम लीग नून जो उसकी गवर्नमेंट है, उससे पीछे जो गवर्नमेंट थी, बल्कि 2008 से लेकर 2019 तक जितनी गवर्नमेंट वो सारी इसके कसूरवार हैं। कि ऐसे कौन से इकदाम से जो हमें करने ही चाहिए थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाने से बच जाता, लेकिन हमने शायद वो इकदाम नहीं किए और इस कौम का 38 अरब डॉलर का नुकसान हमने बर्दाश्त कर लिया है। वो चूँकि नुकसान लोगों का है, लोग इसकी कास्ट पे कर रहे हैं। तो मेरी दिली दुआ है कि ये चीज़ें हुकाम बाला को जल्द से जल्द समझ आ जाएं। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।